कामरेड कहानी रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। लाल हिंद कामरेड। एक दूसरे कामरेड ने मुक्का दिखाते हुए कहा। लाल हिंद कहकर उन्होंने भी अपना मुक्का हवा में चला दिया। मैं चौंका, और वैसे भी लोग कामरेडों का नाम सुनकर चौंकते हैं। वास्तव में किसी हद तक ये सत्य भी है कि कामरेड की रेड से सरकार तक चौंक जाती है। इनकी रेड भी बड़े मज़े की होती है। रेड की पहली मंजिल में ये हड़ताल, दूसरी में मारपीट, तीसरी में अनशन, चौथी में जेल यात्रा तक की धमकी देते हैं। मैं इस शहर में नया नया ही पहुंचा था। बहुत कठिनाई से एक कमरा इस मोहल्ले में पा सका। दूसरे दिन ही देखा कि तमाम खद्दरधारियों का तांता इस मोहल्ले में, खासकर मेरी पतली सी संकरी गली में लगा रहता। अनुमान लगाया संभवतः कांग्रेस की किसी सभा का आयोजन हो रहा है। इस कारण कार्यकर्ता लोगों की दौड़ धूप मची रहती है। लगभग 1 महीना बीत जाने पर किसी विशेष सभा आदि की बात नहीं सुनाई दी। एक दिन मैंने साहस करके एक कामरेड को रोक कर पूछा, श्रीमान, आप लोग यहाँ दिन भर क्यों चक्कर काटते हैं? पहले तो वे कुछ नाराज से हुए, फिर बड़ी अदा से अपने पतले से रूखे बालों पर हाथ फेर कर बोले, आप शायद नए नए यहाँ आए हैं। जी हाँ, मैंने कहा। तभी, आपका मकान कौन सा है? उन्होंने पूछा। वह है, मैंने इशारा करके उन्हें बता दिया। यहाँ यह आपके मकान की बगल में हमारी पार्टी का प्रोविंशियल ऑफिस है। क्षमा कीजिएगा, मुझे मालूम न था। मैं बोला, अच्छा नमस्ते। अजी नमस्ते हो जाएगी, लेकिन आप करते क्या हैं? कुछ ज़बरदस्ती सी करते हुए वे बोले, मैं तो विद्यार्थी हूँ। अच्छा, तो कभी कभी मिला कीजिएगा, यहाँ ऑफिस में आ जाया कीजिए। कभी कभी कुछ पार्टी लिटरेचर का अध्ययन कर लिया कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, लाल हिंद कहकर उन्होंने मेरे ऊपर मुक्का तान दिया। मैंने डरते डरते दोनों करबद्ध करके अपनी अहिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया। मेरा जिन कॉमरेड से परिचय हुआ उनका नाम था कॉमरेड सत्यपाल। वे भी वहीं प्रांतीय ऑफिस में डेरा डाले थे। किसी लिमिटेड कंपनी में एजेंट थे। काम रहता था घूमने फिरने का। इस कारण समाज सेवा का व्रत लेने में कठिनाई न थी। पिताजी उनके यद्यपि रहते थे इसी शहर में और संभवतः हाई कोर्ट में दफ्तरी थे, परंतु उनको कुछ शर्म आती थी अपने पिता के साथ रहने में, और इसी कारण उनसे किनारा करके यहाँ आ बसे थे। 7 बजे का भोंपू बज चुका था। दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। दूध लेने वाले अपने अपने लोटे लेकर घर से बाहर निकल चुके थे। गंगा स्नान को जाने वाले यात्रियों की टोलियां मिलिट्री की भांति पंक्ति में एक के पीछे एक गंगा मैया के नारे बुलंद करती जा रही थी। मोटे पतले बेचारे अपनी अपनी पेंट संभालते, हाथ में टिफिन कैरियर लिए पुल की ओर बेतहाशा दौड़े चले जा रहे थे। धर्मशाला में चहल पहल आरंभ हो गई थी। नुक्कड़ के मिठाई वाले ने पत्थर के कोयले की अंगीठी सुलगाकर जलेबी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाकर डालडा का पीपा उलट दिया था। पास बैठा मैला सा अंगोछा लपेटे नौकर बाशी चाशनी में पड़े चींटे और मक्खियां बीन बीन कर फेंक रहा था, पर हमारे कॉमरेड बारजे के एक पतले कोने में चादर लपेटे अच्छा खासा पार्सल बने अपनी 5वीं नींद पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से दौड़ते अखबार वालों की चहल पहल समाप्त हुई और रात भर से बंद दुकानों के दरवाजे चरमराकर खुलने आरंभ हुए तो उन्होंने एक करवट बदली और ये सिद्ध किया कि उनमें अभी जान बाकी थी। थके घोड़े की भांति 3-4 बार लोट लगाकर उन्होंने अपनी चादर केवल गर्दन तक हटाकर सिर खोला। नजर आई केवल लंबी लंबी रूखी जटाएं, जैसे कलकत्ते से आने वाले किसी व्यक्ति ने अपने होलडोल में से नारियल निकाल दिया हो। और फिर उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, इलाही। जी, इलाही ने भीतर से उत्तर दिया। टी, कुछ अलसाए से वह बोले। दूध नहीं है। क्यों, क्या डेयरी वाला अभी तक नहीं आया? तो आज से उसे मना कर दो, इतनी देर में दूध नहीं चाहिए, कल से ना आए। उसने तो कल से ही देना बंद कर दिया है, 15 दिन का हिसाब साफ करने को कह रहा था, इलाही ने भीतर से कहा। बकता है, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, कल उससे हिसाब करके जो कुछ निकले तुम रख लेना और कल से दूध बंद। आज 27 तारीख हो गई, पहली तारीख को 1.5 रुपया दिया था, हिसाब करके तुम रख लेना। कहकर इलाई खटखट करता नीचे उतर गया।
पखाना जाने की किसे फुर्सत। खदर का कुर्ता चढ़ाकर हाथ में पुराना अखबार दबाकर उलझे हुए कामरेड नीचे उतरकर धर्मशाला के पास खड़े रिक्शे वालों के मजमे में समा गए। एक से बोले, क्यों इतवारी, उस दिन जो तुम्हारा रिक्शा बस्ट हुआ था उसे जुड़वाने के दाम मालिक ने ही दिए थे। वह जवाब भी न दे पाया कि कामरेड दूसरे से बोल पड़े, क्यों मंगू, उस साहब से चौक से यहाँ तक का 1 रुपया वसूल कर पाया था नहीं, या सिर्फ चवन्नी ही दी उसने। अरे भैया, सिर्फ चवन्नी दी उसने, बड़ा जालिम था। इन जालिमों के अत्याचार मिटाने को तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, अपने हक के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी क्या औकात है, क्या हस्ती है, इसे तुम नहीं जानते। इनसे लड़ने को, अपनी मजदूरी पूरी लेने को, अपने सड़ते बीवी बच्चों, उनकी भूखी आत्माओं को शांत करने के लिए, भर पेट अन्न पाने के लिए तुम्हें खून पसीना एक करना होगा। एक साथ सबको खड़ा होना चाहिए, सबकी एक आवाज हो, एक मांग हो। अपनी ताकत को पहचानो, कल ही एक रिक्शा मजदूर यूनियन बनाओ, परसों से सारे शहर में हड़ताल कर दो। मैं और मेरे साथी तुम्हारा साथ देंगे। अपनी मांगों के पर्चे छपवाओ, सबसे 4-4 आने जमा कर लो। ये सब तुम लोगों के काम आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम बहुत है। बिजली घर के मजदूर मेरी राह देख रहे होंगे। तुम आज शाम को चंदे का काम पूरा करके मुझसे मिल लेना सामने ऑफिस में। अच्छा साथियों, लाल हिंद, कहकर बड़ी तेजी से कामरेड सत्यपाल अपने कमरे में आकर बड़ी चादर को धीरे धीरे तय करने लगे। 10 बजे के लगभग कामरेड अपना बिजली घर वाला काल्पनिक काम समाप्त करने को खद्दर का पजामा कुर्ता पहने, हैंडबैग दबाए, बाटा चप्पलें फड़फड़ाते उलझे से उतर पड़े और फटर फटर करते शहर की खास खास सड़कों, दीवारों पर दवाइयों, पेन बाम और सिनेमा के विज्ञापन पढ़ते। डाक बंगला, वास्ती, सुरैया, 3 मैटनी, 10:30, 1 व 3 बजे शाम को रीजेंट थिएटर में। जैसे थके मांदे फुटपाथ से होते होते वाटर वर्क्स के फाटक से जा टकराए। चपरासी से बोले, क्यों भाई, कहाँ जाना चाहते हैं साहब? अंदर जाने का हुक्म नहीं है, फाटक पर खड़े चपरासी ने पूछते हुए कोरा सा जवाब दिया। थकान से चूर बेचारे सामने के बाग में जाकर लॉन पर बैठकर हिंद में लाल क्रांति की रूपरेखा बनाते बनाते हैंडबैग का तकिया लगाकर सो गए। शाम को जब ऑफिस लौटे तो मंगू को बैठे पाया। तपाक से बोले, क्या बताऊं, वाटर वर्क्स में बड़ी धांधली है, सब के सब पीछे पड़ गए। ऐसा उलझाते हैं कि छोड़ते ही नहीं। देर तो नहीं हुई तुम्हें आए? नहीं भैया, आज तुम्हारी जोश की बातों ने हम में जान डाल दी। ये 6 रुपया जमा कर लिए हैं, इन्हें रखकर कल से आप हमारा काम शुरू कर दीजिए और कल ही हम फिर कुछ और जमा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लाओ, 15 दिन में देखो क्या उलट पुलट होती है। आज तारीख 27, ठीक है। ये पूंजीवादी सरकार 15 तारीख को आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रही है, जबकि हमारे गरीब मजदूरों की मौत की सालगिरह मन रही है। मैं कल फिर तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, अभी तो मुझे प्रेस जाना है, कुछ खास खबर निकलवानी है। अच्छा चलूं लाल हिंद? फिर वे दौड़े दौड़े पान वाले की दुकान पर पहुंचे और बड़े गर्व से बोले, हाँ जी श्यामलाल, तुम्हारा कितना पैसा बाकी है? 4 रुपये 3 आने। मुझे तो हिसाब याद नहीं, खैर तुम्हारे विश्वास पर ये लो 4 रुपये, 3 आने फिर कभी। अरे कल ही लेना। बहुत अच्छा साहब, कहकर उसने 4 रुपये संदूकची में डाल दिए। रिक्शा किया, प्रेस पहुंचे। रिक्शे वाले को रुपए का नोट देते बोले, लाओ 11 आने लौटाओ। बाबू 8 आने हुए यहाँ तक के, शर्म नहीं आती 8 आने मांगते? कुल 2 मील तो प्रेस है, लाओ 11 आने वापस करो। टकसाल लगा रखी है क्या, जो पैसे बना बना कर तुम्हें लुटाया करूं? 8 आना मजदूरी है बाबू, कोई ज़्यादा नहीं मांगे। अच्छा, ला 10 आने लौटा दे। बड़े जालिम हो बाबू, गरीब का पेट काटते हो, रिक्शे वाले ने पैसे देते हुए कहा। गरीब में 9 मन चर्बी होती है। और पैसे गिनते गिनते कामरेड प्रेस में घुस गए। 6 रुपये में से 1 रुपया 10 आना शेष था। भीतर पहुंचकर बड़े शिष्टाचार से संपादक जी से बोले, एक विशेष समाचार छापना है। स्थान तो रिक्त नहीं है, पर समाचार क्या है? संपादक बोले, कॉमरेड सत्यपाल का एक विशेष उल्लेखनीय समाचार है। क्षमा कीजिएगा,
चौथे पृष्ठ पर विज्ञापन के कॉलम खाली हैं, उन्हीं में विज्ञापन की दर पर छप सकेगा। बड़ी कृपा होगी यदि आप ऐसे ही छाप दें। असमर्थता है मित्र, केवल 2 रुपये पड़ेंगे, विज्ञापन की दर पर जाएगा। अच्छा 1.5 रुपया रखिए, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद कॉमरेड अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाले चौकोर ध्वनियों के चारों कानों पर हाथ फेरते प्रसन्न से लौट आए। दूसरे दिन स्थानीय दैनिक में था कॉमरेड सत्यपाल का तूफानी कार्य, रिक्शा मजदूर यूनियन का जन्म और कुछ थोड़ा सा विवरण। और आज सुबह कॉमरेड पुराने अखबार के स्थान पर ताज़ा अखबार लिए चौथा पृष्ठ ऊपर के रिक्शे वाले के मजमे में थे। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था, दिन निकल रहे थे। 16 अगस्त था। बेचारे कॉमरेड 15 अगस्त के उत्सव के उपलक्ष्य में जाली रसीदें काट काट कर चंदा जमा करने के जुर्म में 2 सिपाहियों के साथ कोतवाली की ओर चले जा रहे थे, तो यूनियन के एक रिक्शे वाले ने देखकर आश्चर्य से पूछा, कॉमरेड ये क्या? अरे भाई, गरीबों के लिए जो बोलता है उसका यही हाल होता है। मैं गरीबों के लिए बोला, ये अंजाम मिला। परंतु चिंता नहीं, गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। लाल हिंद जिंदाबाद। और सच्चाई कॉमरेड की लच्छेदार बातों में दुबक कर रह गई। वह फिर चीख पड़े, लाल हिंद जिंदाबाद। 2-3 रिक्शा वाले चीख उठे, लाल हिंद जिंदाबाद, कॉमरेड सत्यपाल जिंदाबाद जिंदाबाद।